अपर बेंच में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ये और साइंस बुक का 5th चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को बोलते हैं और सेल के बारे में हम लोग पहले क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, डिटेल्स में दिया हुआ। हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सेल्स क्या है और सेल से हमारा बॉडी कैसे बनता है और सेल के अंदर और भी क्या क्या पार्ट्स होते हैं और सेल कैसे फंक्शन करता है। ये सब कुछ हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले सेल होता क्या है? सेल को बोला जाता है इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ ऑफ आवर बॉडी। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी से सब कुछ बनता है और इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये फंडामेंटल यूनिट। सारे सेल्स मिलकर ही टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ मिलकर ही हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं और फिर ऑर्गन्स मिलकर के हमारा बॉडी पूरा कंप्लीट बनाता है और हम फिर फंक्शन करते हैं। तो सेल जो है उसे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉइंड किया था, सबसे पहले डिस्कवर किया था 1665 में, रॉबर्ट हुक। ये हम लोगों को याद रखना है। और देन व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सबसे पहले हम लोगों का माइंड में ये आना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स के बिना कुछ भी नहीं है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना सेल्स के हो ही नहीं सकता है। तो हम लोगों को ये माइंड में हमेशा रखना है। और यहाँ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि सेल दिखता कैसा है। तो उस एक्सपेरिमेंट में दिया गया है कि अनियन बल्ब जो होता है, प्याज लेना है, प्याज का एक अनियन पील को लेना, उसका एक छिलका लेना है, ठीक है, उसका स्किन को लेना है और हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखते हैं जब हम लोग उसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो कुछ इस तरह से पिक्चर दिखता है। तो सेल का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा ही होता है। बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये जो इस तरह से ब्लॉक दिख रहा है ये ब्लॉक सेल है और इसमें जो ब्लैक डॉट दिया हुआ है ये न्यूक्लियस है, उसका केंद्र बिंदु। न्यूक्लियस जो है उसका सेंटर पॉइंट है। तो ये क्या है? सेल्स ऑफ एन ऑनियन पिल। प्याज का जो छिलका होता है उसके अंदर जब हम लोग देखें उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू तो ऐसा नज़ारा दिखा हम लोगों को और सारे सेल्स हम लोगों को दिखे कि इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं और बीच में एक न्यूक्लियस होता है। तो इसी तरह से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी सेल्स दिखाई पड़ेगा जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, क्योंकि खुली आंखों से हम लोग देख नहीं सकते हैं कि इतना छोटा होता है ये। और सारे सेल्स लगभग सिमिलर दिखते हैं, एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं। थोड़ा कभी बड़ा होता है या फिर थोड़ा छोटा होता है। These small structures that we see are basic building units of onion bulb। तो अनियन बल्ब जो बना है, अनियन का जो इतना बड़ा बॉल जो बनता है वो ये सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर ही बनता है। These structures are called cells। इनको ही सेल्स बोला जाता है। Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells। जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं वो सारे सेल्स से ही मिल करके बनते हैं। However, there are also single cells that live on their own। लेकिन जो हम लोग अनियन में देखे वहाँ पे बहुत सारा सेल्स मिल करके वहाँ पे है दिखने को मिला। तो वो मल्टी सेलुलर है, वहाँ पे मल्टी सेल है, एक से ज़्यादा सेल है। लेकिन बहुत सारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी इस धरती पर होते हैं। सिंगल सेल मतलब जिसमें एक ही सेल रहेगा। सेल्स वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। इसको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। और रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये भी ध्यान में रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया 1831 में? ना रॉबर्ट ब्राउन। और परकिंजे इन 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को किसने कॉइंड किया? परकिंजे, नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, जो एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर में। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। द सेल थ्योरी
that all plants and animals are composed of cells and that the cell is basic unit of life was presented by two biologists, Scladian and Scovan. तो ये दोनों साइंटिस्ट का भी नाम आपको याद रखना है। यही दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया कि प्लांट और एनिमल जो होता है वो सेल से बने होते हैं और सेल ही जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। और जैसे जैसे मैग्नीफाइंग लेंसेज का डिस्कवरी होने लगा, इन्वेंशन होने लगा, जैसे जैसे इन्वेंशन बढ़ने लगा, मैग्नीफाइंग लेंसेज का पावर जैसे जैसे बढ़ने लगा, उसी तरह से हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को और अच्छे से देख पाने लगे। इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन एमोबा। एमोबा जैसा होता है, एमोबा और भी बहुत सारे हैं, वो लोग सिंगल सेल होते हैं। तो ये सब हम लोग एडवांस्ड लेंस से ही देख पाए। जैसे क्लैमिडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया, ये सब सिंगल सेल्ड है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब यूनी का मतलब ही होता है सिंगल। ठीक है, यूनिसेलुलर, यूनी मीन्स सिंगल और मल्टी मीन्स मैनी। मल्टी सेलुलर बोलेंगे तो ज़्यादा सेल वाला और यूनिसेलुलर बोलेंगे तो सिंगल सेल वाला। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms such as fungi, plants, animals। इन सब में multicellular रहता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है। स्मूथ सेल, मसल सेल है, ब्लड सेल है, ये नर्व सेल है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। ये एमसीक्यू में काफ़ी पूछा जाता है कि नर्व सेल का नाम क्या है। नर्व सेल का नाम होता है न्यूरॉन। नर्व सेल का नाम जो होता है ये नर्व सेल है और इसका डायग्राम बनाने के लिए भी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं और इसको नर्व सेल बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम जो है नर्व सेल का वो है न्यूरॉन। बोन सेल है, ओवम है, फ्लैट सेल है, स्पर्म है, ये सब सेल है हमारे बॉडी के अंदर में। वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सम सेल्स लाइक एमोबा हैव चेंजिंग शेप्स। जो शेप और साइज़ होता है सेल्स का वो जो है वो फंक्शन से रिलेटेड होता है। वो जैसा फंक्शन, वो जो एनिमल है वो जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है उसके हिसाब से उसका सेल्स का भी शेप और साइज़ होता है। जैसे एमोबा हो गया, वो अपना शेप को चेंज करता रहता है क्योंकि वो शेप चेंज करते करते ही अपना वो खाना ग्रहण करता है, खाना को अपने अंदर लेता है। इन सम केसेस द सेल शेप शुड बी मोर और लेस फिक्स्ड। किसी किसी केस में सेल का जो शेप होता है वो फिक्स होता है और किसी किसी में पिकुलियर होता है। फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। पिकुलियर मतलब अनजाना, स्ट्रेंज, अजीबोगरीब, पिकुलियर का मतलब होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप। नर्व सेल जो हम लोग ऊपर देखे अभी, इसका सेल अजीबोगरीब है, इसका शेप और साइज़, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से वैसा उसको शेप दिया गया है। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। सारे लिविंग सेल्स का अपना अपना कैपेसिटी होता है अपना बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। Different parts of the human body perform different functions. The human body has a heart to pump blood, stomach to digest food and so on। जिस तरह हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, जैसे हमारे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, स्टमक का काम है डाइजेस्ट करना और सो ऑन। ठीक है। सिमिलरली डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। सिंगल सेल के अंदर भी ऐसा ही डिवीज़न किया हुआ होता है। सेल के अंदर में बहुत सारा पार्ट्स होता है, उसका ऑर्गेनल्स होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सबका अपना अपना इसी तरह से काम बटा हुआ होता है। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनल।
इसी तरह से कंपोनेंट होता है सेल के अंदर में, उसको हम लोग सेल ऑर्गेनल से जानते हैं। ईच काइंड, सेल ऑर्गेनल का मतलब सेल के अंदर और भी सारा ऑर्गेन। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। इसी तरह से सबका अपना अपना स्पेशल फंक्शन होता है। कोई न्यू मटेरियल बनाता है तो कोई वेस्ट मटेरियल को क्लीन करता है, ठीक है, सबका अपना अपना काम होता है। ए सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। सेल अपना सारा काम को परफॉर्म करता है, सारा काम को पूरा करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स, इन ऑर्गेनल्स के मदद से ही। दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। यही सारे ऑर्गेनल्स मिलकर ही सेल बनता है। It is interesting that all the cells are found to have the same organelles, no matter what their function is or what organism they are found in. कोई मतलब नहीं होता वो किस ऑर्गेनिज्म में है और किस साइज़ और शेप का है, लेकिन इन सब के अंदर जो सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब के अंदर ऐसा ही होता है। जैसे सारे ह्यूमन बींग के अंदर, लड़का हो या लड़की हो, सब के अंदर एक किडनी होता है, लीवर होता है, हार्ट होता है, ठीक उसी प्रकार अलग अलग टाइप का सेल भले हो, लेकिन उसके अंदर में जो ऑर्गेनल्स होता है वो एक ही टाइप का होगा, ठीक है। जैसे सेल वॉल होता है, सेल वॉल तो प्लांट में होता है। जैसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जैसे आपका गोल्गी बॉडीज़ होगा, ये सब सारे सेल्स के अंदर पाया ही जाता है, चाहे वो किसी का भी सेल हो। व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ? सेल किस चीज़ से बना हुआ होता है? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ाई जो भी है ये सब माइक्रोस्कोप के अंडर ही हुआ है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हर एक सेल के अंदर में 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। ये तीनों चीज़ हर एक सेल के अंदर होता ही होता है। ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विथ इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। यही 3 जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसके वजह से ही सारा एक्टिविटी जो है सेल का पूरा होता है, और अपने बाहर के इन्वायरमेंट से भी जितना इंटरेक्शन होने का होता है वो सब कुछ हो पाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है हम लोग देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहला आ रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलो। मेम्ब्रेन का मतलब भी होता है कवरिंग। मेम्ब्रेन का मतलब भी होता है कवरिंग, जो कवर करके रखता है। दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग of the cell that separates the content of the cell from its external environment। सेल का जो आउटर मोस्ट कवर होता है, सेल का जो ऊपर का जो परत होता है, सेल का जो ऊपर जो ढक्कन होता है, जो उसको पूरा कवर किया हुआ रहता है, उसको ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो सेल के बाकी पार्ट्स को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करता है। जैसे कोई भी आपके पास मान लो एक चॉकलेट है, तो चॉकलेट के ऊपर में एक कवर है, तो कवर है तभी तो वो बाहर के इन्वायरमेंट से अलग है। अगर कवर नहीं रहता तो वो बाहर के इन्वायरमेंट में मिल गया, एयर में। उसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है सेल मेम्ब्रेन जो है एक कवर है जो उसके अंदर के पार्ट को अलग करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि कुछ चीज़ों को, ज़रूरत के चीज़ों को अंदर से, सेल के अंदर से बाहर जाने के लिए परमिशन देता है, और कुछ चीज़ों को सेल के बाहर से सेल के अंदर में जाने का परमिशन देता है। जो ज़रूरी होता है उसी को परमिशन देता है। ये ऐसा मेम्ब्रेन है, ये मतलब ऐसा समझ लो एक गेट है ये, जो सेल के अंदर किसी को अंदर जाने के लिए और अंदर से बाहर आने के लिए परमिशन देता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ये कुछ ऐसा ज़रूरी चीज़ है जिसको बाहर जाने से भी बचाता है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज़ कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है क्योंकि ये परमिशन देता है, और इसमें छोटे छोटे एकदम टाइनी छेद होते हैं, होल होते हैं, ठीक है, जिससे मटेरियल जो है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर होता है। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो सेल मेम्ब्रेन से पास होता है, वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से पास होता है, जो हम लोग पहले के क्लासेज में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न का मतलब ही होता है कि आप मिल जाना, ठीक है। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक CO2
which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration inside the cell. ये तभी होता है जब CO2 जो कि एक वेस्ट है सेल के अंदर में बहुत ज़्यादा भर जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तब उसको बाहर निकालने का ज़रूरत होता है. इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CO2 इज़ लो एज़ कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल. अभी सेल के अंदर में CO2 बहुत ज़्यादा भर गया, लेकिन सेल के बाहर में CO2 बहुत कम है अंदर के कंपैरिजन में. तो एज सुन एज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ सेल, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. तो डिफ्यूज़न में एक ये भी होता है, टेक्निक होता है, ये फॉलो किया जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम हाई टू लो, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहाँ से चीज़ें जो है मूव करके उस साइड चली जाएंगी जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है. मतलब दो बॉक्स अगर हम लोग लेते हैं ऐसे, दोनों में हम लोग CO2 रखते हैं, ठीक है, और इसमें इतना सा कम है और इसमें इतना भरा हुआ है, ठीक है. तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिफ्यूज़न के वजह से यहाँ से इस बॉक्स में CO2 जाने लगेगा, क्योंकि इस बॉक्स में कम है, इस बॉक्स में कम CO2 है, इसलिए ज़्यादा बॉक्स में ज़्यादा है वहाँ से इसमें आने लगेगा, ठीक है. और जब बराबर हो जाएगा तब जाके ये रुक जाएगा. इसी तरह से डिफ्यूज़न होता है. इसी तरह सेल में भी होगा. तो सेल के अंदर में अगर ज़्यादा CO2 भर गया तो बाहर नहीं है, तो वो ज़्यादा से कम जहाँ पे है उस साइड में CO2 ट्रांसफ़र होते जाएगा, ठीक है. उसी तरह से ऑक्सीजन का भी होता है. ऑक्सीजन भी सेल में ऐसे इंटर करता है डिफ्यूज़न के प्रोसेस से. जब सेल के अंदर में ऑक्सीजन कम हो जाता है तब ऑक्सीजन उसके अंदर जाने लगता है डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इसमें अभी देखेंगे. वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न. यहाँ पे वाटर भी जो है डिफ्यूज़न का लॉ को फॉलो करता है. डिफ्यूज़न का लॉ जो है वो यही है कि वो मटेरियल जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस. और जब वाटर इस तरह से मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर के एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको ही ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है. इसको ध्यान में रखना, ऑस्मोसिस. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर. और वाटर कितना क्रॉस होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये इस पर भी निर्भर करता है कि वाटर जो है वहाँ पे उसमें कोई सब्सटेंस कितना मिला हुआ है, ठीक है. अगर उसमें बहुत सारा सब्सटेंस मिला हुआ है और वो मोटा हो गया है पानी, तो वो बहुत धीरे जाएगा, और अगर पतला पानी है तो वो ज़्यादा जाएगा. Thus osmosis is the net diffusion of water across selectively permeable membrane toward the higher solute concentration. यहाँ पे है कुछ important fact. One of the following three things could happen. यहाँ पे तीन ऐसा चीज़ दिया हुआ जो कि हो सकता है, तो ये हम लोग ध्यान से देखेंगे. If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell. यहाँ पे अगर सेल है और सेल के चारों ओर जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा है, हायर है. देखो यहाँ पे हायर बोल रहा है, हायर वाटर है सेल के अंदर से देन द सेल, मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट. इसका मतलब आउटसाइड जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट रहेगा, वो बहुत फीका रहेगा उसका पानी. बाहर ज़्यादा पानी है तो पानी यहाँ पे ज़्यादा है बहुत सेल के चारों ओर, तो वो थोड़ा फीका ही होगा एज़ कम्पेयर टू अंदर सेल के अंदर में, है ना. सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. तो बाहर में जब पानी ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये सेल के अंदर में पानी कम है बाहर के तुलना में, तो सेल जो है पानी को गेन करेगा, ठीक है. तो सारा जो पानी है वो सेल के अंदर में जाएगा, ठीक है, और सेल जो है स्वेलो हो जाएगा, फूल जाएगा थोड़ा सा. और इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस. वाटर का एक जगह से दूसरे जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना ही ऑस्मोसिस है. ये आपको समझ में आया होगा कि इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा है, ठीक है, सेल के तुलना में, और इसीलिए सेल के अंदर में सारा पानी जाने लगा जितना पानी का ज़रूरत है. ये एक सिस्टम हुआ. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन.
बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। तो सेल में पानी आने के लिए फ्री है, वो किधर से भी आ सकता है और जा भी सकता है, लेकिन जितना वो पानी सेल में आएगा उससे कम ही वापस जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेल में पानी कम है और इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा है। और द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप। स्वेल अप मतलब सेल जो है पानी लेकर के फूल जाएगा। सेकंड कंडीशन है द इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली सेम वाटर कंसनट्रेशन एज द सेल। अब सेल में जितना पानी है उतना ही पानी, सेल में जितना पानी है उतना ही पानी बाहर भी है। ठीक है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, ना ही सेल से पानी बाहर जाएगा, ना ही बाहर से पानी सेल में जाएगा। तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि पानी जो है वो बराबर बराबर मात्रा में है। सच सॉल्यूशन इज़ नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ये सब याद रखना है। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन is the same as the amount going out, so there is no overall movement of water. The cell will stay same size. तो सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा, ना ही फूलेगा ना ही वो पिचकेगा, क्योंकि पानी अंदर भी नहीं आ रहा और पानी बाहर भी नहीं जा रहा, क्योंकि पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर जितना है उतना ही सेल के बाहर भी है। ठीक है, तो दो कंडीशन हम लोग देख लिए। तीसरा कंडीशन क्या है, इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अगर मीडियम में पानी कम है, ये सेल है और सेल के बाहर जो मीडियम है वहाँ पे पानी कम है, तो सेल में पानी ज़्यादा है, तो सेल में जब पानी ज़्यादा रहेगा तो सेल से पानी निकल करके बाहर चला जाएगा। वो रूल के हिसाब से हायर कॉन्सेंट्रेशन से पानी जो है हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पानी चला जाता है और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे फिर से वो एक्सप्लेन कर रहा है, अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। पानी तो दोनों डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है। बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन इट इंटर्स। लेकिन इस समय पानी सेल को, ज़्यादा पानी सेल को छोड़ा। ठीक है, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, इसीलिए सेल जो है वो पिचक जाएगा। दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पेशल केस है। ठीक है, पानी का पास होने का जैसा कंडीशन रहेगा इन्वायरमेंट का, उसी तरह से वो ऑस्मोसिस काम करेगा। यहाँ पे 3 कंडीशन हम लोग देखें, तीनों को हम लोगों को याद रखना है और समझना है अच्छे से। एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है, जैसे हम लोग रेजिन्स या फिर कोई ड्राई फ्रूट, एप्रिकॉट, ये सब लेते हैं और पानी में उनको हम छोड़ देते हैं ज़्यादा पानी में, तो क्या होता है जब हम लोग 4-5 घंटे बाद देखते हैं तो रेजिन मतलब किशमिश होता है या फिर कोई ड्राई फ्रूट, किशमिश को जब हम लोग पानी में छोड़ देते हैं और काफ़ी देर बाद जब हम देखते हैं तो पानी क्या होता है, किशमिश के अंदर इंटर कर जाता है और किशमिश का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, पुट ड्राई रेजिन्स और एप्रिकॉट्स इन प्लेन वाटर एंड लीव फॉर सम टाइम, देन प्लेस देम इनटू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, यू विल सी द फॉलोइंग। तो पानी का तो हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोग शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन में जब उसको रखेंगे तब क्या होता है, ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जब पानी में हम लोग रखते हैं उसको तो क्या होता है, पानी उसके अंदर गेन होता है, किशमिश के अंदर या ड्राई फ्रूट के अंदर पानी चला जाता है और वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। हाउएवर व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा गया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई गाढ़ा पानी। ठीक है, कोई गाढ़ा लिक्विड जो पतला ना हो, चीनी या फिर नमक के साथ मिला हुआ हो। इट लूजेज वाटर, जब ऐसा पानी रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड पानी रहता है, सॉल्यूशन रहेगा, तो किशमिश जो है अपना पानी छोड़ेगा, किशमिश का पानी निकल करके इन्वायरमेंट में चला जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली श्रिंक्स, और वो किशमिश जो है वो धीरे धीरे सूख जाएगा। तो यही 2 कंडीशन हुआ, ये सब हो रहा है ऑस्मोसिस के वजह से। ठीक है, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के ज़रिए ही मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होता है और प्लांट का जो सेल होता है, ये पानी को गेन करता है, पानी को अपने अंदर लेता है ऑस्मोसिस के हेल्प से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। प्लांट का जो रूट होता है, जड़ होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से, ये भी एक ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। ये सब MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है लाइन बाय लाइन। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in life of a cell. In addition to this, cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसका नाम है लिपिड एंड प्रोटीन्स। लिपिड और प्रोटीन से मिल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। ये आपको याद रखना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. Flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis. Amoeba acquires its food through this process. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, पिचक जाता है, सीधा हो जाता है, ठीक है। वो टेढ़ा मेढ़ा हो करके खाने को अपने अंदर लेता है, इनगल्फ इन फूड, उसको हेल्प करता है, खाना को अपने अंदर लेने में हेल्प करता है और मटेरियल को अपने अंदर लेने में हेल्प करता है बाहरी कंडीशन से। बाहर में अगर कोई खाना रखा हुआ है तो सेल जो है वो, सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने आप को फ्लेक्सिबल करके, टेढ़ा मेढ़ा करके वो खाना अपने अंदर ले सकता है। ऐसे प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहा जाता है, इंडोसाइटोसिस, ठीक है। और ऐसा प्रोसेस कौन यूज़ करता है? ऐसा प्रोसेस एमोबा यूज़ करता है। तो इसको एकदम ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि एमोबा कौन सा प्रोसेस यूज़ करता है अपना खाना खाने के लिए? तो इंडोसाइटोसिस यूज़ करता है। देन व्हाट इज़ इंडोसाइटोसिस आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है और एग्जाम्पल पूछ सकता है आपको, ठीक है। अभी अगला पार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है सेल वॉल। सेल वॉल, जैसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े, सेल मेम्ब्रेन पढ़े, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है। तो सेल के चारों ओर होता है, लेकिन वो एनिमल सेल के चारों ओर होता है, ठीक है। और सेल वॉल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो हम लोग पढ़े अभी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो एनिमल सेल का सबसे बाहरी परत होता है, सबसे बाहरी कवरिंग होता है, उसके बाहर और कुछ नहीं होता है। सबसे बाहर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट जब हम लोग प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे, प्लांट सेल, तो प्लांट के सेल में एक और एक्स्ट्रा कवर रहता है बाहर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर, उसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल ही है जो प्लांट के सेल को मजबूती देता है, रिजिडिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है। Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. ये यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ बनता है कि प्लांट सेल जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है। What are they composed of? They composed of cellulose. ठीक है, इसको याद रखना है, MCQ एकदम पक्का बनेगा यहाँ से कि प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। द फेनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। यहाँ पे एक और टर्म है कि जब लिविंग प्लांट, जो प्लांट सेल होता है, जो प्लांट सेल होता है वो पानी को जब अपना लूज़ करता है ऑस्मोसिस के जरिए और सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और उसका जो कंटेंट होता है सेल के अंदर में, सेल के अंदर में जितना भी चीज़ होता है, ऑर्गेन होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो सेल वॉल से दूर होता है, ठीक है। सेल वॉल को छोड़ करके बाकी सारा सेल का कंटेंट जो है वो सिकुड़ जाता है। कब? जब ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस के कारण पानी बाहर चला जाता है सेल, प्लांट सेल से। तो इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं।
ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल अपने जगह पे ही रहता है, बाकी ऑर्गन जो है वो पानी के कमी से सिकुड़ जाता है। ठीक है, सेल वॉल्स permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. In such media, the cell tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. और ठीक जब उल्टा होता है, ऑस्मोसिस के जरिए जब पानी अंदर आता है सेल के अंदर, तो सेल जो वो स्वोलन हो जाता है, फूल जाता है सेल। तो जब सेल फूल जाता है तो वो सेल वॉल के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, लेकिन सेल वॉल जो है उस प्रेशर को झेल लेता है, उस प्रेशर को सेल वॉल जो है उस प्रेशर को एक्सर्ट करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. तो कोई भी चेंजेस होता है प्लांट सेल के अंदर में, उसको वो झेल पाता है, इसीलिए ताकि उसके पास सेल वॉल है जो उसको मजबूती देता है। अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल के अंदर का ऑर्गन है, वो है न्यूक्लियस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट regions of cells get colored differentially. Some regions appear darker than other region. Apart from iodine solution, we could also use saffronin solution or methylene blue solution to stain the cells. The nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. अब अंदर में न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों ओर भी डबल लेयर का एक कोटिंग है, कवरिंग है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन का मतलब ही होता है कवरिंग, मैंने पहले भी बताया है। तो सारे अंदर में जितना भी पार्ट है उसका कवरिंग हो सकता है, तो उसी तरह से न्यूक्लियस का एक कवरिंग होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म, जो हम लोग बाद में बात करेंगे। मतलब न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उससे क्या होता है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बाहर कोई भी मटेरियल अंदर बाहर हो सकता है उस मेम्ब्रेन के जरिए में। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में चला जा सकता है, वो चीज़ हम लोग आगे बताएंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड होने को रहता है तब हम लोगों को रॉड जैसा उसमें स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो क्रोमोसोम जो अंदर होता है, उस क्रोमोसोम में क्या होता है, उस क्रोमोसोम में इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, उसमें जीन्स होता है, इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। मतलब ग्रैंडफादर, फादर, पेरेंट्स से जब बच्चे में कोई गुण आता है तो वो गुण जो होता है वो कहाँ पे स्टोर होकर रहता है, वो क्रोमोसोम में स्टोर होकर के रहता है, उसी को बोल रहा है इन्फॉर्मेशन, इनहेरिटेंस। Chromosomes are composed of DNA and protein. DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. Functional segments of DNA are called genes. In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. क्रोमैटिन मटेरियल ही क्रोमोसोम बनता है जब सेल डिवीज़न होता है। The nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells. It also plays a crucial part, along with the environment, in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane.
सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोड। तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जैसे बैक्टीरिया होता है जिसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है, अच्छा से नहीं होता है, क्योंकि उसके चारों ओर, उस न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है। और उसका जो उसमें जो है न्यूक्लिक एसिड होता है उसको न्यूक्लियोड बोलते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकारियोट्स। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसको प्रोकारियोट्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सेल्स बहुत सारे, सबके सेल्स होते हैं सारे एनिमल्स में, और सेल्स के अंदर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, जैसे बैक्टीरिया, अभी जैसा बात किया हम लोग, बैक्टीरिया में नहीं है सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होगा, सब कुछ होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है अंदर में, तो उसको प्रोकारियोट्स बोलेंगे, प्रोकारियोटिक सेल बोलेंगे ऐसे सेल को। ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकारियोट्स। और जिन ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसको यूकारियोट्स बोलते हैं, और वैसे सेल को यूकारियोटिक सेल बोलते हैं। प्रोकारियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। प्रोकारियोटिक सेल जो होता है उसमें बहुत सारा और भी ऑर्गेनल जो है वो एब्सेंट रहता है, जो कि यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो परफॉर्म बाई पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम लोग पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। When we look at the temporary amounts of onion peel as well as human chick cells, we can see a large region of each cell enclosed by cell membrane. This region takes up very little stain. It is called cytoplasm. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles performs a specific function of the cell for the cell. तो साइटोप्लाज्म क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसके अंदर में सेल है। ठीक है। इसके अंदर में सारे ऑर्गेनल्स है, सब कुछ है। ठीक है। तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ से आपका ऑर्गेनल्स चारों हो गया, ये सब ऑर्गेनल है सेल का, और सेल के चारों ओर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद, और यहाँ पे अंदर में सेल, ये जो सेल ऑर्गेनल्स है इसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है। अंदर में सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जेली लाइक सब्सटेंस होता है बीच में। उस जेली लाइक सब्सटेंस में सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं, सारे ऑर्गेनल्स फिट होते हैं, सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं उस जेली लाइक सब्सटेंस में। तो वही जेली लाइक सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है। ये एक फ्लूइड कंटेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस बोलो या फिर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस बोलो। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि साइटोप्लाज्म किसको बोल रहा है। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर लिक्विड पाया जाता है, उसको ही बोलता है। सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनल जो होता है वो चारों ओर से मेम्ब्रेन से कवर होता है। इन प्रोकारियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। वही बात है, प्रोकारियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता ही नहीं है उसमें प्रोकारियोट में। ऑन द अदर हैंड यूकारियोटिक सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल पाया जाता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन पूछता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक सेल एंड यूकारियोटिक सेल। तो मेन डिफरेंस वही है कि प्रोकारियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है, और यूकारियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है वायरस से लेकर के। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। कितना इंपॉर्टेंस होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है मेम्ब्रेन, वो हम लोग वायरस के एग्जांपल से समझेंगे।
वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन, वायरसेस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, और इसीलिए वो जीवन का, लाइफ का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करता है। अनटिल दे इंटर अ लिविंग बॉडी, जब तक वो कोई लिविंग बॉडी में नहीं घुसता है तब तक वो मरा हुआ ऐसा लगता है, ठीक है, उसमें कोई लाइफ नहीं होता है। एंड यूज़ इट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, और वो जिस बॉडी में घुसता है उसी का सेल मशीनरी को यूज़ करता है और ख़ुद को बढ़ाता है। यहाँ पे दिया गया प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल का डिफरेंस बिटवीन, बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए साइज़ दिया हुआ है, इधर इसका साइज़ दिया हुआ है, साइज़ स्मॉल होता है प्रोकार्योटिक, इसका लार्ज होता है। न्यूक्लियर रीजन इसका कैसा होगा, इसका न्यूक्लियर रीजन क्या है, वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं होगा, यहाँ पे नॉट वेल डिफाइंड, यहाँ पे पुअरली डिफाइंड होगा। न्यूक्लियर रीजन क्या होगा यहाँ पे, पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन एंड surrounded by and there is absence of nuclear membrane। यहाँ पे क्रोमोसोम सिंगल है, यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम है। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे ये लाइन आपका लेफ्ट साइड में हो सकता होगा, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कॉन्टेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग न्यूक्लियोड बोलते हैं प्रोकार्योटिक में, यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन में। उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ेंगे, सेल के अंदर में और क्या क्या ऑर्गेनल्स है, ठीक है।